नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी का आपका ये इकाई 2 है, राजनीतिक पढ़ा रहे हैं आपको। क्लास 6 का बुक है। इकाई 2 में हम लोग आ गए। इस चैप्टर का नाम है सरकार क्या है। सरकार क्या है देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आगे। आर.के. लक्ष्मण जी कहे हैं, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये सब चीज़ है सरकार के लिए है। सरकार क्या है यही हम लोग आज जानेंगे। यह देखिए अध्याय 3 सरकार क्या है ना, लिखा हुआ। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करते हुए निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। अब यह देखिए इतने सारे जो है ना दिया हुआ है, ये सब सरकार के कामों के बारे में। सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल। सरकार ने प्याज की दर में उछाल। सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार ये भी सरकार ही करती है। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। देखिए समझ गए ना, ये सब किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। सरकार क्या है? सरकार एक राज्य का कहे तो माई बाप होती है, जो सब काम उनको एक काम करना पड़ता है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आपको आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के देखिए कुछ यहाँ पर क्या दिए हैं, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। अब सरकार के स्तर कितने हैं ये भी जानिए। जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश में होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय स्तर समझ रहे होंगे आप लोग। जो अभी हमारे देश में कौन राष्ट्रीय स्तर पे, तो बीजेपी है जो अभी पूरे देश को संभाल रहे हैं। और अभी हमारे राज्य में भी, बिहार में तो अभी बीजेपी का ही सरकार है।
तो केंद्र और राज्य दोनों उन्हीं का है अभी हाथ में। ये सब देख लीजिए, ये पूरा जिला वाइज करके बताया हुआ है। इधर आपका पाकिस्तान हो गया, उधर चाइना है, नेपाल है, उसका इधर बे ऑफ बंगाल आपका हो गया, अरेबियन सी इधर है, इधर श्रीलंका है, और नीचे उसके इंडियन ओशियन है आपका। चलिए अब एक चीज़ और नीचे पढ़ लीजिए कि नोट, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी भी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। यहाँ देखिए सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में ये कुछ दिए हुए हैं घटनाओं। चलिए हम आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में, एक मिनट हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ थे ना। अंतिम निर्णय की शक्ति उनके पास होती है, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार भारत एवं लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने की संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि इस लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आज कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे
थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यहाँ देखिए एक चीज़ है, आपको वोट फॉर वोमेन। संसार में कहीं भी सरकार ने निष्पक्षता से अपनी शक्ति लोगों के पास नहीं बांटी। ये पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए सब संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं यह काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के लिए अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ये सब हमारे काम का नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं। एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करता है। दूसरा क्वेश्चन, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। चौथा, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है, अभी तुरंत पता है। ये सब चीज़ को ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है। धन्यवाद।